myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, Magध University, बोधगया, बिहार। चाइनीज रिवॉल्यूशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने चीनी क्रांति सन 1911 के कारणों पर बात की थी। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चीनी क्रांति सन 1911 का विस्तार अनेक क्षेत्र में हुए और दक्षिण चीन का जो शांतुन प्रदेश था उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, किंतु शीघ्र ही केंद्रीय सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया। दूसरी ओर चिली में भी विद्रोह की घटनाएं घटित हुई और इस दरमियान हम देखते हैं कि नॉर्थ में केवल सांसी प्रांत को छोड़कर कहीं भी विद्रोह की घटनाएं नहीं हुई, यानी अधिकांश प्रांतों ने केंद्र के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करने का कार्य किया। वुचांग इस क्रांति का केंद्र था, परंतु अन्य गुटों पर उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वुचांग के क्रांतिकारियों ने समन्वय के उद्देश्य से अन्य स्वतंत्र प्रांतों को यह संदेश भेजा कि वे अपने प्रतिनिधि वुचांग भेजें ताकि एक क्रांतिकारी परिषद का गठन किया जा सके। चीनी क्रांति सन 1911 के परिप्रेक्ष्य में विदेशियों की क्या प्रतिक्रिया रही, जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि क्रांति की ज्वाला जब संघाई पहुंची तो वहां पर एक फौजी सरकार का गठन किया गया, जिसने यह दावा किया कि नेतृत्व चीन का अब उसके हाथों में है और उसने इस अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री पुतिन फेंग, जो कि अमेरिका में चीनी राजदूत रह चुके थे, उनको जिम्मेदारी जवाबदारी सौंपी गई। उन्होंने एक डिक्लेरेशन तैयार किया, एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें उसने विदेशी राष्ट्रों से यह अनुरोध किया कि वे चीन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें और यह भी कहा कि वे चीन के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी घोषित किया कि मंचू सरकार को इस अवधि में किसी भी प्रकार का ऋण न दिया जाए और अगर ऋण दिया जाता है तो उसे क्रांतिकारी सरकार अवैध मानेगी। इस तरह इस नीति के कारण, इस घोषणा पत्र के कारण विदेशी राष्ट्रों ने तटस्थता की नीति का पालन करना उचित समझा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पीकिंग में इस घटनाक्रम से घबराहट महसूस की जाने लगी और केंद्रीय सरकार ने युआन सिकाई को हुपे और युआन के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। शर्त यह रखा कि आगामी वर्ष में संसद की बैठक बुलाकर एक उत्तरदायी सरकार का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की जहां तक बात है, युआन सिकाई ने इसे स्वीकार किया और उसे प्रधान सेनापति मनोनीत किया गया। इसी बीच युआन सिकाई ने 22 अक्टूबर सन 1911 को केंद्रीय विधानसभा की एक बैठक बुलाई और इसमें यह कहा कि जिन लोग विदेशियों का समर्थन करते हैं उन पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए। उसकी इस मांग को मंचू सरकार ने त्वरित रूप से स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात युआन सिकाई को प्रधानमंत्री के पद पर मनोनीत किया गया और कहा गया कि संविधान निर्माण के बाद एक वैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जाएगा। 16 नवंबर सन 1911 को यह सरकार सफल साबित हुई। इस सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी सरकारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी सरकार में शामिल लोग थे उनमें समन्वय और सामंजस्य का स्पष्ट रूप से अभाव दिखलाई पड़ रहा था। संघाई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें चीनी गणतंत्र की केंद्रीय सरकार का गठन करने के परिप्रेक्ष्य में पहल किया गया। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय वुचांग में बनाया गया और इसके अध्यक्ष ली युआन युंग को चुना गया। किंतु
प्रांतीय पदाधिकारी केंद्रीय सरकार के सक्रियता के कारण वुचांग नहीं पहुंच सके। उन्हें वुचांग पहुंचने से रोक दिया गया। इसलिए हाको में एकत्रित होकर एक संघीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। गणराज्य के राष्ट्रपति का पद युआन शिकाई को देने की बात कही गई। साथ ही क्रांतिकारी सेना ने नानकिंग पर आधिपत्य स्थापित कर उसे अस्थायी सरकार की राजधानी घोषित करने का भी निश्चय किया। चीन में इस घटनाक्रम को सुनकर जानकर डॉक्टर सान्याल सेन, जो कि इन दिनों अमेरिका में थे, वे तुरंत संघाई के लिए रवाना हुए। चीनियों ने डॉक्टर सेन का बहुत ही जोश के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ स्वागत किया, क्योंकि डॉक्टर सान्याल सेन चीन में काफी लोकप्रिय थे। डॉक्टर सेन के आ जाने से यह घोषित किया गया कि उनको सरकार का अध्यक्ष बनाया जाए। 29 दिसंबर 1911 को यह घोषणा किया गया और 1 जनवरी सन 1912 को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार चीन में 2 सरकार हो गई। चीनी क्रांति के बाद एक सरकार नानकिंग की लोकतांत्रिक सरकार थी और दूसरी सरकार पीकिंग की मंचो सरकार थी। डॉक्टर सान्याल सेन के आ जाने के बाद युआन शिकाई के राष्ट्राध्यक्ष बनने की जो योजना थी वह खटाई में पड़ गई। वार्ता भंग हो गया और मंचो सरकार की बागडोर इस समय तक युआन शिकाई के हाथों में बनी रही। उसने नानकिंग को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन 12 फरवरी सन 1912 को एक समझौता हो गया। गणतंत्र की घोषणा की गई और कहा गया कि मंचो राजवंश को पेंशन दिया जाएगा, राजप्रसाद दिया जाएगा, अन्य सुविधाएं दी जाएंगी और नवीन सरकार के गठन का दायित्व युआन शिकाई को सौंपा गया। डॉक्टर सेन ने जन भावनाओं को देखते हुए त्याग पत्र दे दिया गया और चीन में युआन शिकाई प्रेसिडेंट बने। इस तरह चीन में मंचो शासन का अंत हो गया और चीन एशिया का ऐसा प्रथम राष्ट्र बना जहां फ्रांस की नीति का अवलंबन किया गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि फ्रांस में सर्वप्रथम क्रांति के बाद यूरोप में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। फ्रांस गणतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांस के लोगों ने जिन कारणों को लेकर जिस अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था के लिए क्रांति की थी, उन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद वह व्यवस्था नहीं मिल पाई थी। चीनी क्रांति में भी चीनी गणतंत्र के स्थापित होने के बाद हम देखते हैं कि चीन में जो सुधार होने थे वे तुरंत नहीं हुए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भविष्य में हमें दिखलाई पड़े। थैंक यू वेरी मच।